आपकी बात लाइव में स्वागत है। मैं हूं मुज़फ़्फ़र ग़ज़ाली। भारत जोड़ो यात्रा 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय कर चुकी है। उसे अपार जन समर्थन और प्यार मिल रहा है। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, लड़कियां, हर उम्र के लोग खुद आकर यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। कई गांधी परिवार से अपने ताल्लुक़ का इज़हार कर रहे हैं, तो कई राहुल गांधी को आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्रा के अद्भुत नज़ारे देश के दिल पर नक्श हो रहे हैं। कर्नाटक से यात्रा के आंध्र प्रदेश में दाखिल होने का नज़ारा देखने के लायक था। यहाँ हज़ारों लोग कई किलोमीटर तक सड़कों पर खड़े हुए थे यात्रा का इस्तकबाल करने के लिए। वैसे राहुल गांधी का भीगते हुए भाषण देने, सोनिया गांधी के फीते बांधने और सड़क पर पुशअप मारने की तस्वीरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। उन्हें देश के लोग देर तक याद रखेंगे। कांग्रेस की मीडिया टीम के शुक्रिया के साथ पहले पेश है यात्रा की अब तक की खुसूसी रिपोर्ट। फिर जानेंगे वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारती और मीम अफजल के तासुरात, वो यात्रा पर क्या कहते हैं। कुछ कहूँ, राहुल गांधी की यात्रा का एक जो सबसे बहुत अहम उसका असर हुआ है वो ये कि पूरी भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई। राहुल गांधी अभी दक्षिण में है और अभी उन्होंने कर्नाटक क्रॉस नहीं किया है। आज वो कर्नाटक में था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर राहुल गांधी को अपना विरोधी मान के और इस चिंता में है कि उत्तर भारत में कहीं उनके लिए भीड़ न जुटे, क्योंकि उससे उसको लगता है कि जो दक्षिण भारत में जिस तरह से राहुल गांधी का स्वागत हो रहा है वो ही अगर उत्तर भारत में हुआ तो उसके लिए एक चिंता खड़ी हो जाएगी। लेकिन आज राहुल गांधी के लिए की जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी कि उनको मुख्य मुद्दा बना करके मोदी बनाम राहुल को 24 का इलेक्शन या राज्यों को इलेक्शन हम बना दें, वो अपने आप आज रात में कल रात में ध्वस्त हो गई। क्योंकि जब प्रियंका गांधी को उतारा कांग्रेस ने हिमाचल के चुनाव में और प्रियंका गुजरात भी जाएंगी कैंपेन करने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी इस समय ज़्यादा परेशान है कि वो प्रियंका का मुकाबला करे या वो राहुल गांधी का मुकाबला करे। लेकिन उसे अंततः मुकाबला तो राहुल गांधी से ही करना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी जिन बुनियादी मुद्दों को उठा रहे हैं उनका कोई भी उत्तर अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आया है। राहुल गांधी को अपनी यात्रा में एक चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए, वो कि उनके साथ जो लोग चल रहे हैं उन लोगों के साथ उनकी क्या बातचीत हो रही है ये लोगों को पता होना चाहिए। और जो यात्रा में उनके साथ 140 से 160 लोग चल रहे हैं वो इस यात्रा के बाद क्या राज्यों के संगठन में कोई रोल प्ले करेंगे, और अगर नहीं प्ले करेंगे तो राहुल गांधी को चाहिए कि राज्यों के जो महत्वपूर्ण नेता हैं एक एक राज्य के, खासकर उत्तर भारत के राज्यों के, उनको इस यात्रा में बुलाएं और उनके साथ डायलॉग करें। कांग्रेस के वर्कर्स को और नेताओं को यही राहुल गांधी से शिकायत है कि राहुल गांधी से उनकी मुलाकात वहाँ भी नहीं होती, यहाँ भी नहीं हो पा रही है। इस चीज़ का अगर हल राहुल गांधी निकाल लें तो ये यात्रा कांग्रेस के लिए, उनके अपने नेतृत्व के लिए और पूरे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। और अगर नहीं, वो कहीं भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में फंस गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे सवाल उठा रही है, राहुल गांधी को सवालों की अंताक्षरी में नहीं फंसना चाहिए। उन्हें अपने मुद्दे को लोगों के सामने रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर क्या कहती है उसका उत्तर देने की आवश्यकता
मुझे लगता है राहुल गांधी को नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि अगर राहुल गांधी इस समय कमज़ोर पड़े, कांग्रेस कमज़ोर पड़ी, तो देश में लोकतंत्र कमज़ोर होगा। क्योंकि आज की तारीख में कांग्रेस ही विपक्ष है और विपक्ष के नाम पे पूरे देश में किसी दूसरी पार्टी की उपस्थिति नहीं है, सब राज्य स्तरीय पार्टियाँ हैं। राहुल गांधी सिर्फ इतना सुधार कर ले और देश को 2024 तक एक सशक्त विपक्ष दे दे, तो उनका ये देश के लोकतंत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। एक सवाल और संतोष भारती जी, आप बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं। इस यात्रा में जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उन्हीं सवालों को आरएसएस ने भी अपने फोरम से उठाया है। इसका क्या मतलब है? आरएसएस जो सवाल उठा रहा है वो लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए और लोगों को ये संदेश देने के लिए कि हम भी इन सवालों को लेकर के जागरूक हैं। लेकिन अगर वो जागरूक होते तो अब तक उन सवालों का आंशिक हल कोई भी इसकी रेमेडी निकाल के वो सामने रखते या उसका कोई रोड मैप सामने रखते, जो कि ना आरएसएस रख रहा है। तो आरएसएस उस गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा है जो इस समय मोदी सरकार की नाकामियों की वजह से फैला हुआ है। और इसीलिए आरएसएस के जो दूसरे नंबर के नेता हैं और ख़ुद मोहन भागवत ने भी, उन्होंने ये कहा कि बेरोज़गारी जैसा सवाल ये सरकार की नाकामी है। तो सरकार तो उन्हीं की है, तो नाकामी किसकी है? इसलिए ये कहना कि नाकामी है, ये बयान बहुत ही हल्का बयान नज़र आता है। होना ये चाहिए कि आरएसएस को लोग सरकार के हाथ की, यानी आरएसएस की सरकार मानी जाती है और सरकार अगर आरएसएस ही उसका कोई हल नहीं बेरोज़गारी का निकाल पाती है, तो लोगों के मन में जो गुस्सा है वो अभी हिमाचल प्रदेश का और गुजरात का जो सर्वे आया है वो बताता है कि जिसमें हिमाचल प्रदेश में 49% लोगों ने कहा है कि वो बेरोज़गारी को सबसे मुख्य मुद्दा मानते हैं। और अभी तक भारतीय जनता पार्टी हमारे मठ, मंदिर भिन्न भिन्न तरह के उनको बनाने को मुख्य मुद्दा बना रही है। तो ऐसा लगता है कि वो शायद ये समझ रहे हैं कि मंदिर बन गए, विभिन्न शक्तिपीठ बन गई, मोदी जी ने उनका शान से उद्घाटन कर दिया, तो देश की बेरोज़गारी, देश का अमन चैन, देश की जो सारी समस्याएं हैं, महंगाई, वो कम हो जाएंगी। अगर ऐसा मानते हैं तो फिर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना। लेकिन आज तक कभी भी किसी भगवान की पूजा करने से बेरोज़गारी, महंगाई से मुक्ति नहीं मिली है, ये अब तक का अनुभव है। और अगर सरकार ये मानती है कि देश को धार्मिक एकता में बांटना है और हिंदुओं को एकमुश्त करना है, तो उन्हें दलितों और पिछड़ों को अपना मुख्य मुद्दा बनाना चाहिए, जो वो नहीं बना रहे हैं। वो बना रहे हैं उन लोगों को जो अभी राजनीति में कहीं है ही नहीं। मेरा मतलब मुस्लिम समाज से। मेरे साथ हैं मीम अफजल साहब, साबिक मेंबर पार्लियामेंट और एम्बेसडर, इस वक्त कांग्रेस में बहुत अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का मुल्क की सियासत पर और लोगों की आम जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। अफजल साहब, आप क्या समझते हैं इस यात्रा से क्या असर पड़ने वाला है मुल्क की सियासत पर और लोगों की ज़िंदगी पर? देखिए, लोगों की ज़िंदगी पर इसका असर तो फ़ौरन दिखाई दे गया। इस देश में कुछ लोग हैं जो लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। राहुल जी वो वाहिद शख्स हैं जो आज से नहीं बल्कि बरसों से लोगों को जोड़ने का काम करते आए हैं। लेकिन इस यात्रा के ज़रिए से उन्होंने आवाम के दिलों में जिस तरह से जगह बनाई है और जिस तरह से लाखों की तादाद में उनकी इस यात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं, उनको वेलकम कर रहे हैं, उससे ये पता लगता है कि कम से कम 2 स्टेट्स के अंदर तो माहौल एकदम बदल गया है। और वहाँ जो फ़िरका परस्ती की बुनियाद पर लोगों को बांटने का काम हो रहा था, उस पर लोगों ने ना सिर्फ गौर करना शुरू किया है बल्कि वो वहाँ ये वादा कर रहे हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। आने वाले वक्त में आप देखेंगे इसका असर पूरे हिंदुस्तान में पहले से दिखाई दे रहा है, लेकिन वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये तो लोगों के ऊपर इसका असर है। और जाहिर है कि इसका जो एक दूसरा पहलू आपने पूछा कि
इसके क्या सियासी असरात होंगे या इसके सियासी असरात बिल्कुल ये होंगे। देखिए, हमने ये सियासत के लिए बिल्कुल ये यात्रा नहीं निकाली है, जैसा कि राहुल जी ने बार बार इस बात को कहा है। लेकिन जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सबसे बड़े लीडर वो अगर यात्रा पर निकलते हैं तो लोग उनसे सवाल करते हैं और हर सवाल का जवाब वो देते हैं। और उस सवाल के जवाबों में यकीनन सवालों की जो क्वेश्चन की जो लोगों की पूछने की जो बुनियाद होती है वो है आज पूरे मुल्क के अंदर जो सियासत हो रही है। तो वो सियासत जो है जिसके ज़रिए से हर अवामी मसाइल को साइड पर रख करके उनको एक तरफ़ा तौर पर उनके पर से नज़र हटा करके एक ख़ास मकसद से और एक ख़ास तरीके से मुल्क के माहौल को बदलने की कोशिश की जा रही है। लोगों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इस मुल्क के अंदर 20 और 80 की लड़ाई है, जबकि कभी ये लड़ाई न थी न है और आइंदा भी शायद कभी नहीं रहेगी। ऐसा हम कांग्रेस पार्टी के लोग उम्मीद करते हैं। इस माहौल को बनाने में ये यात्रा सबसे अहम रोल अदा करेगी। आज इसका 1000वां दिन पूरा हो गया है और आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में इसका असर बहुत ज़्यादा गहराई तक आप महसूस करेंगे। कहा यह जा रहा है कि ज़मीनी सतह पर कांग्रेस का जनाधार ख़त्म हो चुका है, तो क्या इस यात्रा से वो जनाधार वापस आएगा? आधार कभी भी ख़त्म नहीं हुआ, ये महज बकवास है। वोट की पॉलिटिक्स जो होती है वो कभी कभी अपना रंग दिखाती है। बड़ी बड़ी पार्टी कांग्रेस को, आपको ये आज जो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताती है, उसका जनाधार क्या था आपको मालूम है? सिर्फ 2 ही सीटें थी पार्लियामेंट के अंदर और ये कोई बहुत लंबा अरसा नहीं है। उसके बाद वो वापस आए, उन्होंने आगे चलकर सरकारें बनवाई, फिर उसके बाद खुद सरकारें बनाई। आज जो इस पोजीशन पर पहुँचे हैं, कांग्रेस ऐसा वक्त आपको याद होगा कि 1977 में भी देख चुकी है। उसके बाद भी कांग्रेस ने कई बार ऐसा जब कहा गया कि कांग्रेस ख़त्म हो गई, कांग्रेस ख़त्म हो जाएगी, कोई पार्टी, मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये कहूँगा कि किसी भी पार्टी के बारे में ये कहना कि ख़त्म हो गई, ये सबसे बड़ा झूठ होता है। किसी भी पार्टी के बारे में ये कहना गलत है कि वो ख़त्म हो गई। ख़त्म जब होती है जब सारे लोग उस पार्टी से किनारा कशी इख्तियार कर लें और कोई ना रहे। जैसे जनता पार्टी थी, लेकिन उसकी दूसरी शक्लें आज भी मौजूद हैं।